हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर सेकंड जो है एटम। तो टाइम को इधर उधर बर्बाद ना करते हुए जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है जो आपको चैनल में मिल जाएगा, प्लस इस चैप्टर की जो भी आपकी पीडीएफ और शॉर्ट नोट्स होंगे मैं उसके नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो जल्दी से हम टाइम को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला मॉडल देखते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो वैसे बहुत सारे मॉडल्स आए हैं, एटम हम पढ़ क्यों रहे हैं इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि हम इसे फिगर आउट हो पाए, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं हमें पर्पस पहले क्लियर होना चाहिए, तभी जर्नी का मजा आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, साइंटिस्ट नहीं ये छोटा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट है हमारे साइड, अगर उस ऑब्जेक्ट को मैं तोड़ना स्टार्ट कर दूं और तोड़ूं तोड़ते जाऊं तो पहुंचेंगे कहाँ? सबसे छोटा ऐसा क्या होगा जो उस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को, उस मटेरियल की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा होगा और पूरा मटेरियल उससे मिलके बना होगा। तो साइंटिस्ट इस बात को लेकर काफी परेशान थे। तो इसी को सोचते हुए थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया और ये कहा कि एटॉमिक जो सबसे छोटा पार्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मैटर का हो सकता है उसे हम एटम बोलेंगे। और एटम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक गोले की तरह होता है। जैसे आपने वाटरमेलन देखा होगा, है ना, तरबूज देखा है, उसमें लाल पार्ट होता है और काले काले सुंदर सुंदर बीज होते हैं। तो थॉमसन ने यह बताया कि अगर जैसे कि मैं क्या करूं, एक तरबूज लूं, तो यहां पे क्या है, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, तरबूज में जैसे बीज घुसे होते हैं उस तरह से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं रखे हुए, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा शो करता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरह से पूरे में तरबूज के बीज की तरह धसा हुआ है ना। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज इस पूरे में इस तरह से फैला हुआ है, इसे हम पॉजिटिव चार्ज कह देंगे। और इस एटॉमिक मॉडल को बोला गया थॉमसन एटॉमिक मॉडल या थॉमसन वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल कुछ नहीं, एक सिंपल सी परिकल्पना है ना, एक प्रपोजल है एटम को समझाने का या एटम को बताने का। थॉमसन ने यह बताया कि एटम एक तरबूज की तरह है जिसमें से पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे में, जैसे तरबूज में उसका पार्ट रेड पार्ट फैला होता है उस तरह से फैला होगा, और नेगेटिव चार्ज तरबूज में जिस तरह से बीज धसे होते हैं उस तरह से होगा। आगे बात समझ में, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन कह सकते हो या एक्सप्लेनेशन कह सकते हो है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्या, जो सेकंड साइंटिस्ट है उन्होंने एक मॉडल दिया जो कि है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। एक एक्सपेरिमेंट है जो कि रदरफोर्ड ने किसी एटम को एक्सप्लेन करने के लिए किया था। तो रदरफोर्ड ने इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया, और इवन उसके अंडर जो भी साइंटिस्ट काम करते थे उन्होंने इसे एक्सपोज किया कि इस तरह से कुछ हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई क्या करें, कैसे पता करें हम। तो अगर हम देखें, सबसे बढ़िया मेटल उन्होंने उठाया सबसे पहले गोल्ड, क्योंकि गोल्ड की बहुत ही पतली फॉइल बनाई जा सकती है। तो गोल्ड की बहुत पतली सी फॉइल बना दी और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल फेंक के मार दिए। ठीक है, तो अगर हम देखें जैसे यहां से अल्फा पार्टिकल आपके आ रहे हैं, ये मैं मान ले रहा हूं अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, ये आपके अल्फा पार्टिकल है और ये अल्फा पार्टिकल ये एक वो है गोल्ड फॉइल है जिसे हमने एकदम बहुत पतला बनाया हुआ है ना। और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल हमने क्या कर दिए, स्कैटर कराए, फेंक के मारे। तो हुआ क्या कि इस यहाँ पे कुछ फिनोमेना देखने को मिली, जैसे जो अल्फा पार्टिकल हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल तो एकदम सीधे निकल गए, एकदम सीधे निकल गए। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते से भटक गए, कुछ बहुत ज्यादा भटक गए, है ना। तो अपने रास्ते से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। अगर ज्यादातर पार्टिकल सीधे निकल जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द जो एटम है वो आपका कैसा है, खाली पड़ा है। और कुछ पार्टिकल जो एकदम बीच में या फिर न्यूक्लियस के आसपास, आप ये कह सकते हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी हुए, बहुत कम, मतलब ये मान लो 8 से 10,000 में से कोई एक पार्टिकल ने यू टर्न भी लिया और यहां पे वापस हुआ। ठीक है, अब यहां अगर हम देखें तो इससे हमें एक्सप्लेन क्या होता है, क्या कंक्लूजन निकलता है इससे, कि अल्फा पार्टिकल कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल है, ऑब्वियस सी बात है ना। किसे बनाते हैं,
हीलियम से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, जो पॉजिटिव बचा वो आपका अल्फा पार्टिकल। अब यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल जब हम इसके ऊपर स्कैटर्ड कराए या बॉम्बेट कराए, तो हुआ क्या कि मेजरली जितने मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल उससे बाहर निकल गए या सीधे निकल गए बिना डिफ्लेक्ट हुए, अपने रास्ते को उन्होंने नहीं बदला। तो अब इधर अगर हम देखें, इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द इसका जो पार्ट है वो कैसा है, खाली है। बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल क्या हुए, अपने पाथ को डेविएट कर गए, और उससे भी बहुत कम पार्टिकल क्या हुए, अपने पाथ पे वापस लौट गए। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये रिपेल हुआ हो, भाई अपने पाथ पे वापस लौटना, है ना। तो यहां पे उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट तो क्या है, हॉलो है, खाली है। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो हॉलो है। सारा का सारा मास कहां है, एक बहुत ही छोटे से पार्ट में सेंटर पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है। पूरा का पूरा मास कहां है, एक बहुत ही छोटे से पार्ट में, ठीक है, जिसे हमने बाद में न्यूक्लियस बोला, ठीक। और क्या बात निकली, और ये बात निकली कि जो न्यूक्लियस है वहां पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तब ये इसे क्या कर पा रहा है, रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, रिपल्सिव फोर्स लगा पा रहा है। तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ है। नेगेटिव चार्ज जो है, या नेगेटिव चार्ज जो हमने इलेक्ट्रॉन को माना है, ये इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं या फिर टहल रहे हैं, ये कह सकते हैं कि सराउंडिंग है, ठीक। तो यहां से पहली बात तो ये निकली, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो गया, खाली हो गया। दूसरा पार्ट, सारा का सारा मास कहाँ है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट, बहुत छोटे से पार्ट में कंसंट्रेटेड है। तीसरी बात, अगर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कूलॉम्स लॉ भी एप्लीकेबल हो रहे हैं, ठीक है। दो तीन टर्म और हैं जो कि हम इस स्लाइड में जल्दी से देख लेते हैं। क्या कंक्लूजन निकला बेटा इससे, तो इससे ये कंक्लूजन निकला हमारा कि एटम पूरा का पूरा हॉलो है, अभी हमने बात की। इंटायर पॉजिटिव चार्ज जो है वो एंड उसका पूरा का पूरा मास जो है उसके एक बहुत छोटे से सेंटर पार्ट पे कंसंट्रेटेड है। कूलॉम्स लॉ एप्लीकेबल है क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा है, न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को ही रिपेल कर सकता है। नेगेटिव चार्ज जो है वो, या इलेक्ट्रॉन हम कहें, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन वो आउटसाइड घूम रहे हैं, ठीक है। दो चीजें हैं जो हमें इसमें चर्चा करनी है इस मॉडल के बारे में, फिर आगे भी बढ़ेंगे। इंपैक्ट पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, देखो जैसे कि ये है आपका एटम, ठीक है, ये है आपका एटम और ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक। अब इंपैक्ट पैरामीटर को समझना है क्या, अब यहां से हम जैसे कि एक बहुत दूर से एक अल्फा पार्टिकल हमने इसके ऊपर ऐसे फेंका, ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल की जो सेंटर से ये वेलोसिटी वेक्टर की, ये इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से हमने फेंका होगा, इसके न्यूक्लियस से इसकी जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं बी, और जिसे हम बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। तो इंपैक्ट पैरामीटर आपका क्या होता है कि वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। आगे बात समझ में, तो जैसे जो आपका एकदम इसी डायरेक्शन में आ रहा होगा, हेड ऑन कोलिजन करेगा, हेड ऑन कोलिजन आपने 11th में पढ़ा होगा, हेड ऑन कोलिजन मतलब एकदम इसी डायरेक्शन में आएगा, तो उसका इंपैक्ट पैरामीटर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और बाकी अगर कोई पैरेलल आ रहे हैं तो उनका जो पास से अल्फा पार्टिकल अगर ये पास से आ रहा है तो इसका इंपैक्ट पैरामीटर छोटा हो गया, और जो और दूर से आ रहा है तो उसका इंपैक्ट पैरामीटर बड़ा हो जाएगा। जिसका इंपैक्ट पैरामीटर जितना छोटा होगा उसमें डेविएशन उतना ज्यादा आएगा। जैसे कि ये अगर आएगा तो ये इधर डेविएट होगा, लेकिन अगर ये दूर से जा रहा है तो ये सीधे निकल जाएगा। तो इंपैक्ट पैरामीटर ये बताता है कि कोलिजन किस तरह का होगा, या फिर उसमें डेविएशन जो पार्टिकल में है कितना होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी पार्टिकल, जैसे कि ये पार्टिकल मैंने जो लिया है, ये पार्टिकल इसका पाथ ये था, ये पाथ था, ठीक है, और ये एंगल इस पॉइंट ऑफ मूवमेंट पे अगर हम देखें तो इसका एंगल अगर थीटा पाई है तो ये और घूमेगा। तो अगर हमें इसका डेविएशन चाहिए तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग भी बोलते हैं या एंगल ऑफ डेविएशन भी हम बोलते हैं, तो वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये आपका इंपैक्ट पैरामीटर है, फाई जो है इंपैक्ट पैरामीटर कैन बी कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। फाई जो है वो आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और अगर हमें इंपैक्ट पैरामीटर कैलकुलेट करना है तो बी इज इक्वल टू के वही कूलॉम्स लॉ वाला, जेड इसका एटॉमिक नंबर, ई इलेक्ट्रॉन, ई के ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी,
किस पार्टिकल की? जो हेड ऑन अप्रोच कर रहा है या हेड ऑन कॉलिजन कर रहा है। तो इसकी जो एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो है, और ये फाई जो है वो है आपका क्या? स्कैटरिंग एंगल, ये डेविएशन एंगल। ठीक है, तो इस तरह से हम इंपैक्ट पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या आई होप आपको नहीं होगी। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो अगर हम देखें नेक्स्ट थोड़ा सा जो है अपना वो है आपका बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, बाकी एटम के लिए भी है, पर हाइड्रोजन में एकदम फिट बैठता है, तो उसे हम बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी कह देते हैं। अब देखो, बोहर के मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल में दिक्कत क्या? कुछ तो दिक्कत रही होगी, तभी तो एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हाँ, दिक्कत तो थी। दिक्कत ये थी कि आपने पढ़ा होगा, जब भी कोई चार्ज रेस्ट पे होता है, जैसे कि कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो रेस्ट पे है तो वो आपका क्या शो करता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट शो करता है। मतलब अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, इस तरह से। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है, इन मोशन, तो वो क्या करेगा? अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है। हमें यह भी पता है, जो कि हमने पढ़ा है ना? पढ़ा नहीं है आपने चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड नाम का टॉपिक। तो मैग्नेटिक, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो अपनी सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। वही से तो हमने पढ़ा है ना, कि करंट कैरिंग चार्ज के वायर के चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है, कैसा मोशन कर रहा है? एक्सिलरेशन है चार्ज पार्टिकल में, तो ईएम वेव इमिट करता है। कौन सी वेव? ईएम वेव। और वेव अगर निकल रही है तो मतलब फोटोन निकल रहे, फोटोन निकल रहे तो मतलब एनर्जी निकल रही, एनर्जी निकल रही तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस है। तो यही दिक्कत फंस गई। जो हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड ने कुछ चीजें एक्सप्लेन की, जैसे उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ ऐसे अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे अगर घूम रहा है तो एक्सीलरेटेड मोशन है या नहीं है? बिल्कुल है। कैसे? कि इसका जो रेडियस है ये आर हो गया, पहले इसकी वेलोसिटी इधर इधर पहुंचेगा तो वेलोसिटी ये रहेगी, इधर पहुंचेगा तो वेलोसिटी इधर ये रहेगा, तो वेलोसिटी भले ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाए बट डायरेक्शन तो बदल रही है ना वेलोसिटी की, और डायरेक्शन बदल रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन लग रहा होगा, जो कि सेंटर की तरफ इस तरह से टुवर्ड द सेंटर एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा होगा वो, ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की तरह। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो रदरफोर्ड मॉडल है वो फेल होने स्टार्ट हो गया। तो बोहर ने ये कहा, देखिए साहब, है क्या कि आपके मॉडल में समस्या तो है। आप ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है और उससे जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उनके बीच किससे? कूलॉम्स लॉ से मिल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस में कैसा? पॉजिटिव चार्ज, दोनों के अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। लेकिन बोल रहे इधर एक कैच है, दिक्कत यह है कि एक्सिलरेटेड मोशन है, तो इलेक्ट्रॉन ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर इसने निकाल दिया तो इसका मतलब यह है कि इसकी एनर्जी लॉस होगी, और इसकी एनर्जी अगर लॉस हुई तो एक टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन धीरे 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 करके इस तरह से अपने न्यूक्लियस में कूद जाएगा और मर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस तरह से तो पूरा का पूरा एटम खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा एटम खत्म हो गया तो जितने भी मैटर है हमारे साउंड वो तो सब खत्म हो जाएंगे। तो मॉडल आपका मे भी सही हो सकता है, बट इट इज नॉट परफेक्टली एक्सप्लेन थ्रू योर थ्योरम या थ्रू योर लॉ, जो भी आपने दिया है उसके अकॉर्डिंग ये परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं है। तो उन्होंने कुछ प्रपोज किया। क्या? सबसे पहले उन्होंने ये कहा, चलो बात करते हैं जल्दी से, कि आपकी
रदरफोर्ड साहब आपकी थ्योरी थोड़ा तो सही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है। आप एकदम सही कह रहे हैं कि जितने भी एटम हैं, इन्हें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे हम बोहर पोस्टुलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स आपका क्या है? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड अ न्यूक्लियस। तो पहला पोस्टुलेट्स क्या कहता है? ओहो, ये कहां चला गया भाई? हेलो। हाँ, तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या कहता है? देखिए जल्दी से ध्यान से। तो बोहर ने ये बताया कि आप मान रहे हैं कि एटम एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, एकदम सही है, सर्कुलर ऑर्बिट में एटम आपका मूव कर रहा है। मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपका जो चार्ज है, मैंने मान लिया जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर Z है, Z, तो इसमें टोटल चार्ज Z इंटू ई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये है। तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है F, ठीक है, वो भी लग रहा होगा। ठीक, तो पहला तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा रदरफोर्ड ने बोला। तो बोहर ने कहा एक्चुअली है क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। ये आपकी बात एकदम सही है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो कंडीशन है वो उन्होंने और लगाई, जिसमें हम बोलते हैं क्वांटम कंडीशन। इस कंडीशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन रैंडम ऑर्बिट में मूव नहीं कर रहे हैं, वो कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, जहां पर उनका एंगुलर मोमेंटम जो है h/2 के मल्टीपल इंटीजर में है। मतलब ये जो है, इसे हम जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, वो क्वांटाइज्ड है h/2 के। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक कंडीशन लगा दी कि ऐसे रैंडम ऑर्बिट नहीं है, ये ऑर्बिट है, बिल्कुल सही है, सर्कुलर ऑर्बिट ही है, लेकिन कहीं भी ऑर्बिट नहीं है, ऑर्बिट कुछ स्पेसिफिक जगह है जहां, और इन ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो डिफाइन है। जब किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस ऑर्बिट के बराबर होती है तो वो उस ऑर्बिट में रह पाता है, अगर उससे ज्यादा हुई तो ऑर्बिट बदल जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट हैं, और वो ऑर्बिट डिसाइड है किसके हिसाब से? उनके एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से। जितने भी ऑर्बिट हैं उसमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है। कि पहला ऑर्बिट, ठीक है, अगर एंगुलर मोमेंटम h/2 है तो n h/ अगर 2 है तो n की वैल्यू 1, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा h/2 हो गया। दूसरा जो 2h/2 हो जाएगा, तीसरा जो है 3h/2 हो जाएगा। इस तरह से जो ऑर्बिट हैं वो आपकी क्या है, जो एंगुलर मोमेंटम है उसका h/2 का क्या है, मल्टीपल इंटीजर है। ठीक है, तो ये कंडीशन, और स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर हम देखें तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही थी कि इस पर लगने वाला जो फोर्स है, अगर इसकी रेडियस r है तो इससे हम mv² r इज इक्वल टू के ZE/E/r² लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, क्वांटम कंडीशन, जिसमें एंगुलर मोमेंटम h/2 का मल्टीपल इंटीजर होगा। तो सेकंड कंडीशन हमें क्या, कौन सी मिल गई? सेकंड कंडीशन मिल गई mvr इज इक्वल टू nh/2, जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से होगी। ठीक है, तो अभी हम इससे रेडियस भी निकालेंगे, बाकी चीजें भी निकालेंगे। पहले तीसरा ट्रांजिशन, वो तीसरा पार्ट इसका देख लेते हैं, बोहर के थर्ड पोस्टुलेट्स। पहला ये इसे फर्स्ट पोस्टुलेट्स बोलते हैं, इसे सेकंड और इसे थर्ड। ट्रांजिशन, और उन्होंने ये बोला कि ये जो ऑर्बिट है, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यहाँ पे मोमेंटम अगर हम देखें तो फर्स्ट है तो h/2 रहेगा, यहाँ पे मोमेंटम देखें तो 2h/2 रहेगा, एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पे अगर एंगुलर मोमेंटम देखें तो 3h/2 रहेगा। तो इस तरह से इसके ऑर्बिट जो होंगे वो न्यूक्लियस के चारों तरफ होंगे। अब हाँ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करता है, जैसे ये इधर से इधर आए या इधर से इधर जाए, तो इन दोनों के बीच तो एनर्जी का गैप है,
जो इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा उसका अपना मोमेंटम है, उसकी अपनी वेलोसिटी, उसकी अपनी डिस्टेंस है, तो उसकी एनर्जी उस हिसाब से होगी, इसकी एनर्जी अपनी इस हिसाब से होगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है और इधर पे जो एनर्जी है ये ई आई है और यहाँ पे एनर्जी ई फाइनल है, तो ये तो एनर्जी का गैप जनरेट हो गया। और ये जो एनर्जी रहेगी डेल ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल कर सकते हो, खैर मैंने इधर आपका मॉड लगाया हुआ है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल मॉड। तो ये जो एनर्जी का गैप है, अब ये कैसे होगा, तो अगर ये नीचे से ऊपर आ रहा है तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और ऊपर से नीचे जा रहा है तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी जो है रिलीज होगी ईएम वेव के फॉर्म में, है ना। तो E इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू। तो थर्ड पोस्टुलेट से जब ट्रांजिशन हो तब जो एनर्जी का गैप होगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में आएगा, या फिर उतनी एनर्जी रिलीज कर रहा होगा जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, ये बोहर के तीन आपके पोस्टुलेट्स हैं। तो आपको लिखना कैसे है, बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेसिफिकली हाइड्रोजन के लिए है, जहां पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऑर्बिट के हिसाब से 1 2 3 इस तरह से होगी, और जेड की वैल्यू अगर हमारे हाइड्रोजन के लिए देखें तो 1 होती है ना, 1H1 इस तरह से होता है। तो Z की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1, तो उसके हिसाब से हम इन सारे ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करेंगे, इन सारे ऑर्बिट में उनकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको तीनों पोस्टुलेट्स अच्छे से समझ में आ गए, आई होप। याद रखना इन सारी चीजों को। पहला ये कंडीशन है mv², ये आपको पता होगा क्या है, ये है आपका सेंट्रिपिटल फोर्स, जो कहाँ से मिल रहा है, जो उन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच कूलम्ब फोर्स से मिल रहा है। सेकंड कंडीशन क्वांटम कंडीशन, जहां पे एंगुलर मोमेंटम जो है h/2π के मल्टीपल इंटीजर है, तो mvr इज इक्वल टू nh/2π, n क्या है 1 2 3 4 5, जिस भी ऑर्बिट में होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से इसकी रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी कितनी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की किस ऑर्बिट में, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जल्दी से, तो सबसे पहले हम रेडियस की बात करेंगे, फिर वेलोसिटी, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की क्या हो सकती है उसकी चर्चा करेंगे, और उसकी एनर्जी, तीन तरह की एनर्जी हो सकती है, या तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, या तो क्या होगी ही काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर उसके बाद टोटल एनर्जी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हमें रेडियस निकालनी है तो हम इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़े ध्यान से देखिए आप सभी लोग। तो बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या कहता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, कूलॉम फोर्स से किसके बीच, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच। तो पहली जो इक्वेशन हमें मिल सकती है वो आपकी क्या मिल सकती है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो कहां से मिल रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हमें। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं mv²r इज इक्वल टू के जेड ई अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ पे mv² इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई। दूसरी इक्वेशन बोहर के सेकंड पोस्टुलेट से, तो सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका वो h/2π के इंटीजर मल्टीपल होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू उधर उठा के रखें, जैसे r को अगर मैं इधर ले जाऊं, या वेलोसिटी निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट उधर वैल्यू रख देंगे तो आंसर अपना आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू देखें तो इसे हम लिख सकते हैं h/2π m इंटू आर। अब ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम मिला दें तो v की वैल्यू उठा के मैं इधर रख दे रहा हूं इस वाली इक्वेशन में, तो m v की जगह क्या लिख सकते हैं, n h/2π m r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे एक आर कैंसिल आउट होगा, देखो ध्यान से देखना, m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर
के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। एक आर आपका कैंसल आउट हो गया और एक एम आपका कैंसल आउट हो गया, तो आर की वैल्यू इधर ले जाएं और बाकी सब इधर ले आए। तो आर इज इक्वल टू आपका मिल जाएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर। इस तरह से हमें चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n और z में रिलेशन आ गई। इस पूरी की वैल्यू हम निकाल के रख सकते हैं। h जो है प्लैंक कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, k की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ होती है और e पर आपको पता है चार्ज कितना होता है। तो जैसे ही वैल्यू उठा के इधर रखोगे तो r प्रोपोर्शनल टू आपका क्या आएगा, r प्रोपोर्शनल टू इसका जो पूरा वैल्यू होता है, ठीक है, या फिर n हाइड्रोजन के लिए देखें तो n इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इन जनरल फॉर्मूला अभी हम लिख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, और ये जो आएगी ये रहेगी एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन अगर हम देखें, ये nth ऑर्बिट के लिए है फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के लिए nth ऑर्बिट के लिए लिख रहे हैं हम, तो इसकी n की वैल्यू भी 1, और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एक ही होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, तो ये 0.529 आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में। क्लियर बात। इस फॉर्मूले को आपको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं भाई, याद रखना है इसे बेटा। nth ऑर्बिट के लिए है, nth ऑर्बिट की रेडियस निकालने के लिए है। किसी के भी लिए अगर दे रखा हो, जैसे हीलियम के दे रखा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो एक आपकी इस तरह से निकल आएगी। अब मेरे को अगर चाहिए वेलोसिटी, है ना, अभी रेडियस निकाली, वेलोसिटी निकालनी है, तो रेडियस तो अपनी हो गई, दूसरा अपने को चाहिए वेलोसिटी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए इसकी वैल्यू उठा के मैं कहाँ रख दूं, इसमें, तो वेलोसिटी आ जाएगी मेरी। तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं जल्दी से, फिर एनर्जी की बात कर लेंगे। तो जल्दी से देखते रहना सबके सब। देखो वेलोसिटी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो v इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सारी वैल्यू उठा के रख देता हूँ, ये इस फॉर्मेट में रख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो v इज इक्वल टू मिलेगा एन एच अपॉन 2 पाई एम, और r की वैल्यू अगर मैं उधर से उठा के इधर रखता हूँ तो उल्टा करके ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा z अपॉन एन स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, मिटा देते हैं इसे, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक, तो ये आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ओके। अब इधर अगर आप ध्यान से देखें तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसे ही बनी रहेंगी, और इन सबको अगर मैं देखूं एक साथ लिखूं तो z अपॉन n अलग ले लिया मैंने, और ये सब वैल्यू इधर आ जाएगी, और इस सब वैल्यू की अगर हम वेलोसिटी देखें, अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये सब की सब वैल्यू रखेंगे अगर आप, क्योंकि सब कुछ इसमें पता है आपको जो बचा हुआ है, पाई की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है, के की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, सारी की सारी वैल्यूज पता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.1 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन, ये आएगा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला मिल गया। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए क्या, हाइड्रोजन के लिए z इज इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन, तो z की वैल्यू 1 हो गई, तो v इज इक्वल टू आपका सिंपल आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁶ 1 अपॉन n। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए देखें वेलोसिटी, फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो v इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी वेलोसिटी कैलकुलेट हो गया गई। क्लियर बात।
है ना। जल्दी से इसे हाईलाइट कर लो, इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको, इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट अब हमको चाहिए एनर्जी। अगर वेलोसिटी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी हमारे लिए निकालना इजी हो गया है ना। करो इसे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं जल्दी से। ठीक, अलग करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमें देखनी हो तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? हाफ एम बी स्क्वायर होता है, और हमें इतना पता है कि एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर कैंसल आउट हुआ था, तो एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर हमें वैल्यू मिली थी। So for the kinetic energy, we can write the formula Ke is equal to half m v स्क्वायर होता है। यहां से वैल्यू उठा के इधर रख देंगे, सिंपल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमें मिल गया। आर की वैल्यू हम उधर से उठा के रख सकते हैं जो हमने कैलकुलेट किए थे, है ना। करो इसे जल्दी से। तो हो गया, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो काइनेटिक एनर्जी को और अगर हम लिखें, आर की वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे जो कि हमने पहले कैलकुलेट किया है इधर, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें जो मिलेगा, ठीक है, वो आपका क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे हाफ एम को अंदर ले जाओ और आर की वैल्यू जैसे ही रखो, तो जेड और एन को हम अलग लिख सकते हैं और बाकी बची हुई वैल्यू को हम अलग लिख सकते हैं। तो क्या था फॉर्मूला, जल्दी से देखो इधर। तो ये हमें मिल गई बेटा, क्या ये हमें वैल्यू मिल गई, के ई इज इक्वल टू हाफ एम, मैंने आर एन की वैल्यू जो यहां पे ली थी वो उठा के रख दी। अब यहां अगर हम देखें तो के ई इज इक्वल टू, के ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सारी वैल्यू एक साथ ले लो, और यहाँ पे देखो जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर एक साथ ले लो, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। बाकी जो सारी चीजें हैं वो एक साथ आप ले सकते हैं, के की वैल्यू भी पुट की जा सकती है, वैसा कोई इश्यू है नहीं। और जैसे ही आप ये सारी की सारी वैल्यू रखेंगे तो इनकी एक वैल्यू हमें मिल सकती है, सारी की सारी वैल्यू उठा के आप रख देंगे, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। जेड की वैल्यू आपको पता है, के की वैल्यू, वो सारी के की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, ये एच है और ये एन है। तो ये जो वैल्यू मिलेगी काइनेटिक एनर्जी, ये हमें मिलेगी कितना, माइनस 13, वो सॉरी माइनस नहीं, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक, अब अपने को चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम कूलॉम्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी है, डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे, जो कि मैं इधर कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आपकी कितनी होगी, पीई, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के, जेड ई पॉजिटिव था, माइनस ई अपॉन आर। तो पीई इज इक्वल टू, अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो ये आपका के माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अगर आप देखें तो ये काइनेटिक एनर्जी का जस्ट क्या है, ट्वाइस है। तो इसे लिख सकते हैं माइनस 2 टाइम्स ऑफ के ई। ठीक है, तो यहाँ पे जो, अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी हुई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का क्या आ रहा है, ये ट्वाइस आ रहा है, या फिर हम यूं कहें कि पीई इज इक्वल टू जो हमें मिलेगा वो माइनस 2 को हम उसके साथ ले लेंगे, या फिर इसे कितना लिख सकते हैं,
6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे 2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। टोटल एनर्जी अगर हमसे बोले तो टोटल एनर्जी हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो एक ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। टोटल एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो ई टी इज इक्वल टू के ई प्लस पी हो गया। और यहाँ पे अगर ये हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए तो हम इसे इजीली निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई, तो माइनस में कितना बचेगा, बचेगा -13.6 ई बी इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये आपकी टोटल एनर्जी हो गई। अगर हम यहाँ पे देखें कितनी बढ़िया रिलेशन हमें मिल गई है, काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, वो टोटल एनर्जी के बराबर होगा, और ये दोनों किसके आधे होंगे, पोटेंशियल एनर्जी के आधे होंगे बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये रिलेशन मिल जाती है। फॉर हाइड्रोजन अगर हम इसी को निकाल लें हाइड्रोजन के लिए, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी फॉर हाइड्रोजन, इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, तो टोटल एनर्जी ओ ओ फॉर हाइड्रोजन एटम किसी भी ऑर्बिट के लिए, तो ई टी इज इक्वल टू जो हमें मिला है वो कितना मिला है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन आपका क्या था, जेड, जेड की वैल्यू 1 हो गई, 1 अपॉन एन स्क्वायर। इस तरह से तो किसी भी ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए निकाल सकते हैं, 2 के लिए निकाल सकते हैं, 3 के लिए। तो इस तरह से अगर हम देखें E n इज इक्वल टू 1 के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, E n इज इक्वल टू 2 के लिए तो डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग बनेगी। ठीक है, चौथा अगर हम देखें n इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से मैं आपके लिए लिख देता हूँ ये सारी की सारी चीजें, पहले आप इतना लिख लो, है ना, जल्दी से लिखो, फिर इसे ऑर्बिट देख लेते हैं और थोड़ा सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। चलो भाई, हो गया। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए -13.6, n इज इक्वल टू 2 के लिए -3.4। देखो एनर्जी बढ़ती जा रही है, नेगेटिव में घट रही है, इसका मतलब एनर्जी बढ़ रही है। तो हम जब हायर ऑर्बिट में जाते जाएंगे तो एनर्जी इसकी जो है, टोटल एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और उसी फॉर्मूले से n इज इक्वल टू 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, फिर 4 डालो, फिर 5 डालो, तो इस हिसाब से हमें सारा का सारा कैलकुलेशन मिलता जाएगा। जल्दी से हम लोग एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम की चर्चा और कर लेते हैं। ठीक है, ओके, देखो ध्यान से। तो नेक्स्ट हमें चर्चा क्या करनी है, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है ये। तो ये आपके एनर्जी लेवल्स है सारे के सारे। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉस्टुलेट इधर पिक्चर में आ जाता है कि भाई अगर ट्रांजिशन होगा तो किस तरह से चीजें चलेंगी, बस उस पर हमें चर्चा करना है, जहां से हमें मिलेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल्स हैं सारे के सारे। यहाँ पे सबसे ज्यादा गैप E1 और E2 के बीच होता है, फिर गैप छोटा होता जाएगा। एनर्जी के जो डिफरेंस है
वो कम होता जाएगा ऊपर जाने पे। और सब जगह फॉर्मूला अपना एक ही लगा है। फॉर्मूला क्या है? En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/n² फॉर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम। अगर हाइड्रोजन लाइक बोल दे तो En इज इक्वल टू फिर फॉर्मूला -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रहेगा, और इसके अलावा Z²/n² फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, जैसे हीलियम बोल दे, बेरिलियम बोल दे, तो इस हिसाब से बना सकता है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल के, है ना। तो हाइड्रोजन लाइक एटम की तरह वो वर्क करने लग जाएगा। तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, और हाइड्रोजन ही बोल दिया तो फिर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें जो चर्चा करनी है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की चर्चा करनी है। जल्दी से ये लिखो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये कुछ सीरीज हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। और होता क्या है, बेसिकली जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आ रहा है तो एनर्जी को इमिट करता है। अब देखो, ऊपर तो बहुत सारे ऑर्बिट हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे इन्फिनिटी तक जाती है वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि 1 और 2 के बीच एनर्जी का गैप अलग होगा, और 1 और 3 के बीच अलग होगा, और 3 और 2 के बीच भी एनर्जी का गैप अलग होगा। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी अलग अलग निकलेगी, और एनर्जी जब अलग होगी तो रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी वो भी अलग होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बस यही है कि ये कौन सी वेवलेंथ निकल रही है, या एक रेंज ऑफ वेवलेंथ को हमने नाम दे दिया लाइमन सीरीज, कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 पे आता है ऊपर के किसी भी ऑर्बिट से, तो जो वेवलेंथ निकलेगी वो किस में आएगी? लाइमन सीरीज में आएगी। अगर n इज इक्वल टू 2 पे आता है ऊपर के किसी भी ऑर्बिट से, तो उसे हम बोलते हैं बामर सीरीज। ठीक है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, पीफुंड, इस तरह से हमने पांच नाम दिए हुए हैं। ठीक है, 5 सीरीज के और भी हैं, लेकिन हमें 5 ही पढ़ने हैं। इवन 3-4 में ही अपना काम चल जाता है। ठीक है, बोर्ड के लिहाज से। लेकिन हाँ, जेईई और नीट के लिहाज से देखें तो हमें ये सब पता होना चाहिए। तो अगर हम देखें, पहली सीरीज क्या है? लाइमन सीरीज। दूसरी क्या है? बामर सीरीज। तीसरी क्या है? पाश्चन। चौथी ब्रैकेट। पांचवी पीफुंड। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये पांचों की पांचों सीरीज हमने पढ़नी है। ठीक है, अब इधर अगर हम चर्चा करें तो लाइमन सीरीज हम बोलेंगे कैसे? जैसे n इज इक्वल टू 1 जो ऑर्बिट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कहां से आ सकता है? n इज इक्वल टू 2 से आ सकता है, n इज इक्वल टू 3 से आ सकता है, n इज इक्वल टू 4 से आ सकता है। तो यही, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आएगा तो एनर्जी का गैप जनरेट है, क्योंकि ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है और ये लो एनर्जी ऑर्बिट है। तो जब हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में आएगा तो यहां से एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। दूसरा अगर हम देखें, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 में आया, तब क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा? तब भी एनर्जी आपकी रिलीज हो रही होगी, और यहां जो एनर्जी रिलीज होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होगी, तो जो वेवलेंथ होगी, या फिर आप ये कह सकते हैं जो स्पेक्ट्रम है वो निकल रहा होगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 4 से, तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 पर आए, n इज इक्वल टू 2 से, 3 से, 4 से, या किसी भी ऑर्बिट से ऊपर के, तो इस केस में जो भी स्पेक्ट्रम निकलेगा उसे हम लाइमन सीरीज में डाल देंगे। दूसरा अगर हम देखें बामर सीरीज में क्या होता है, तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 में आए, कहां से? इसके किसी भी ऊपर वाले ऑर्बिट से, जैसे n इज इक्वल टू 3 हो गया, n इज इक्वल टू 4 हो गया, 5 हो गया, यहां से अब जब ये आएगा तो ऑब्वियस ही बात है वही एनर्जी का गैप जनरेट होगा। अब ये जो एनर्जी का गैप होगा तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो निकलेगा, उसकी वेवलेंथ डिसाइड होगी। तो ये सारी जो वेवलेंथ होंगी या फिर ये जो स्पेक्ट्रम होगा वो हमारा किस में आ जाएगा? बामर सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा अगर हम देखें, तीसरा है अपना पाश्चन। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई भी ऊपर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 पर आता है तो इस कंडीशन में जो भी आपका स्पेक्ट्रम निकलेगा
वो आपका किस में आ जाएगा, पास्चन सीरीज में आ जाएगा। ठीक है, कोई विजिबल रेंज में हो सकता है, कोई अल्ट्रावायलेट हो सकता है, कोई इंफ्रारेड हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से डिसाइड होता है। अभी मैं वो भी आपको लिखा दूंगा कि किस में विजिबल रेंज में, किस में अल्ट्रावायलेट में और किस में आपका यूवी रेज में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूवी नहीं सॉरी इंफ्रारेड में जा रहा है, तो हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 पे आ रहा है, कहां पर, n इज इक्वल टू 4 पे, तो उसे हम बोल देंगे ब्रैकेट। और अगर n इज इक्वल टू 5 पर आ रहा है तो उसे हम बोल देंगे पीफुंड सीरीज। तो इस तरह से ये पांचों सीरीज है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पीफुंड। n इज इक्वल टू 1 पर आए ऊपर से कहीं से तो लाइमन, n इज इक्वल टू 2 पर आए ऊपर से कहीं से तो बामर, n इज इक्वल टू 3 पर आए ऊपर से कहीं पे तो आपका पास्चन, n इज इक्वल टू 4 पर आए तो ब्रैकेट, और 5 पर आए तो पीफुंड। तो इस तरह से यहाँ पे जो रेडिएशन निकलेगा वो पूरा का पूरा लाइमन सीरीज कहलाएगा, यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगा वो बामर कहलाएगा, यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगा वो पास्चन, और यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगा ब्रैकेट, और यहाँ से जो रेडिएशन निकला वो पीफुंड सीरीज में आ जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला याद है, En इज इक्वल टू -13.6 1/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने देखा था हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी का या टोटल एनर्जी का फॉर्मूला था ये। ठीक है, अब अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन, बात को समझना, मान लिया n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है और हम इसकी वेवलेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 1 के लिए हम एनर्जी निकाल लेंगे। तो इनिशियल हमारा क्या हो गया, n इज इक्वल टू 2, और फाइनल क्या हो गया, n इज इक्वल टू 1। तो इनिशियल और फाइनल ये दोनों के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो एनर्जी इनिशियल, वो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, चेंज निकाल रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब ये जो एनर्जी आई है तो E इज इक्वल टू, हम डेल E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं। तो यहां से हम क्या निकाल देंगे, फ्रीक्वेंसी डेल E अपॉन एच। अगर हमें वेवलेंथ चाहिए तो डेल E इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एस सी अपॉन लैम्डा। देन लैम्डा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एस सी अपॉन डेल ई। तो यहां से हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। कितना सिंपल है ना। तो जल्दी से हम ये, जल्दी से आप लोग लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। तो आई होप आप लोगों का हो गया बेटा। जल्दी से हमें एक चीज और बची है, जल्दी से देख लेते हैं कि लाइमन सीरीज में जो भी रेडिएशन या स्पेक्ट्रम निकलता है वो कहाँ आता है, वो आएगा आपका यूवी, अल्ट्रावायलेट। मतलब हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि हम तो विजुअल ही देख पाते हैं। तो अल्ट्रावायलेट में क्यों, अल्ट्रावायलेट में क्यों, क्योंकि यहाँ एनर्जी का गैप ज्यादा है। ज्यादा एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब कम वेवलेंथ। और अगर यूवी विजिबल और इंफ्रा में अगर हम देखें तो सबसे कम वेवलेंथ होती है अल्ट्रावायलेट की। मतलब ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है, याद रखने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो लाइमन सीरीज आपकी किस में रहेगी, अल्ट्रावायलेट में। बामर जो सीरीज रहेगी इस पे जो रेडिएशन निकलेगा वो आपका पूरा का पूरा विजिबल रेंज में आएगा, मतलब हमें दिखेगा विवग्योर, कोई ना कोई कलर होगा इसके बीच, है ना, सातों कलर में से। पास्चन अगर हम देखें तो पास्चन में जो रहेगा वो इंफ्रारेड, बेसिकली पास्चन, ब्रैकेट और पीफुंड ये सब के सब इंफ्रारेड में आती हैं, है ना। लेकिन जो पास्चन रहेगा वो नियर इंफ्रारेड, मतलब विजिबल के पास। ब्रैकेट जो रहेगा वो विजिबल से दूर रहेगा थोड़ा सा, इसीलिए इसे मिड इंफ्रा बोल देते हैं। और पीफुंड अगर हम देखें तो फार इंफ्रा। ठीक है, इंफ्रारेड जैसे कि अगर हम देखें इसमें बहुत सारी आपका स्पेक्ट्रम का मतलब इसमें एक सेट ऑफ वेवलेंथ होंगे, तो कुछ वेवलेंथ ऐसी होंगी जो आपकी विजिबल के पास होंगी, तो उसे हम नियर इंफ्रा बोल देते हैं। कुछ उससे थोड़ा दूर तो उसे मिड इंफ्रा, और उससे काफी ज्यादा दूर तो उसे हम फार इंफ्रा बोल देते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से ये आपका, अगर आपने ये लिख दिया इतनी चीजें और ये आपने ड्रॉ कर दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपके मार्क्स पक्के हैं। लेकिन नीट और जेई के लिए अगर हम देखें तो हमें ये फॉर्मूले पे कमांड होना ज्यादा जरूरी है। प्लस वो कभी कभी पूछ लेता है कि लाइमन सीरीज में फर्स्ट, सेकंड या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इसमें क्या होगी, जहां एनर्जी शॉर्टेस्ट, तो सबसे कम एनर्जी का गैप इसमें कहां है, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर सबसे कम एनर्जी का गैप सबसे कम देखा तो लॉन्गेस्ट हमें वेवलेंथ मिल गई। सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा इंफिनिटी से n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पे इंफिनिटी फाइनल क्या, इनिशियल क्या हो जाएगा, इनिशियल आपका हो जाएगा
1, और वो सॉरी इन्फिनिटी, और फाइनल आपका हो जाएगा 1। तो इसमें इसके लिए शॉर्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और इसके लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ऐसे इसके लिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो इन बाकी सब इनके बीच ही आएंगी, ठीक है। तो ये रेंज कहलाती है, ये सारी वेवलेंथ या यहां से लेके यहां तक वेवलेंथ लाइमन सीरीज में आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? आई होप आ गई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में।